नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ऋषिकेश के भाजपा कार्यालय में पहुंचकर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से विकास कार्यों को नई गति देने के लिए प्रदान करने के लिए कई सारे प्लान कर रही है, और साथ ही उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का धरातल पर चल रहा कार्य। आपको बता दें, प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ऋषिकेश के भाजपा कार्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से विकास कार्यों को नई गति प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का कार्य धरातल पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार भी के जिले की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है, वो महत्वपूर्ण बिंदु में आप सबके माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार लगातार जो है उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छू रही है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो उत्तराखंड में हैं, 2 लाख करोड़ की लागत से उत्तराखंड में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। चाहे वो केदारपुरी का कायाकल्प हो, और केदारपुरी को हमने नए आधुनिक तरीके से बसाया है, उसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम भी किया है। और उत्तराखंड में जो बहुत बड़ा काम गढ़वाल की लाइफलाइन जो बनने वाली है, वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन है, जहां पर आप जो है यहाँ पर रहते हैं। उस रेल लाइन के शुरू होने से केवल नए रोजगारों का ही सृजन नहीं होगा, देश विदेश से भी जो है उत्तराखंड में पर्यटन का एक बम्पर जो है आगमन होगा। और पूरे विश्व में उत्तराखंड पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है अपने पर्यटन के लिए, और तीर्थाटन के लिए जो है लोग इस कर्णप्रयाग रेल लाइन के माध्यम से जो है पूरे देश विदेश से लोग आएंगे। इसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार जो है नकल माफिया फलफुल्लित हो रहे थे और अपनी जड़ें गहरे से जमा चुके थे। लेकिन जब से प्रदेश में धाकड़ धामी की सरकार आई, उन्होंने 200 से अधिक नकल माफियों को, अपराधियों को जेल के पीछे भेजने का काम किया, और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इन सब नकल माफियों को जो है नेस्ता नाबूद करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने किया, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। चाहे लैंड जिहाद हो, हमारी जो है सैकड़ों वर्ग फुट भूमि इन लैंड जिहादियों ने कभी मजार बनाकर, कहीं हरी चादर डालकर, इस प्रकार से जो है विभिन्न तरीकों से उसको अतिक्रमण करने का काम किया था। उसको भी अतिक्रमण मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। पिछले 1 वर्ष से आपने देखा कि यहाँ पर जो है धर्मनगरी, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, और भी हमारे पर्यटन स्थलों पर बहुत सारे जो है साधु के भेष में अन्य लोग हमारे सनातन को भी बदनाम करने का काम करते थे। तो ऑपरेशन कालनेमी हमने शुरू किया, उसमें 1252 लोगों से जो है उनको पूछताछ की गई, 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और केवल राजधानी में ही 82 लोग जो है इसके निमित्त जेल भेजे गए हैं। अभी आप देख रहे हैं लगातार अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम भी जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है। लगातार रोज फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने सख्त निर्देश 13 के 13 जिलाधिकारियों को दिए हैं कि पिछले 10 वर्षों से जितने भी हमारे जो है प्रमाण पत्र बने हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, और विशेष रूप से जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं अवैध बस्तियों में, उनकी भी जांच की जाए, और केवल अवैध बनाने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस बार जो है कार्रवाई डबल तरीके से हो रही है। जिस प्रकार हमने नैनीताल में कार्रवाई की, जो आधार सेंटर था, संचालक था जो अवैध काम करता था, उस संपूर्ण गिरोह को जो है हमने जांच के दायरे में लाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आने वाले समय में कोई भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं होगा, देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज ना हो, इसको लेकर भी जो है पुष्कर धामी की सरकार लगातार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। ऑल वेदर रोड का काम आपने देखा ही, आज किस प्रकार फर्राटे से हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा है। कहाँ पहले देहरादून से हरिद्वार आने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, और अगर आपने जो है महीने में 4 चक्कर मार दिए तो गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती थी। आज फर्राटे भरते हुए आप 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार पहुंचते हैं।
टिहरी जाने में 3-3 घंटे लगते थे, आज जो है टिहरी पहुंचने में आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं ऋषिकेश से। ऐसे सैकड़ों काम जो है उत्तराखंड में लगातार चल रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत लाखों किसानों को जो है सीधे फायदा केंद्र सरकार के माध्यम से मिल रहा है, जबकि पूर्व में राजीव गांधी के समय में जो सरकारें थी, स्वयं राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में डीबीटी के माध्यम से अगर 2000 किसान के खाते में दिल्ली से भेजा जाता है तो 2 ही हजार पहुंचते हैं, 1999 नहीं पहुंचते। और भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, अभी प्रेस विज्ञप्ति हम आपको दे देंगे। मैं अगर उन योजनाओं को लगातार गिनाता रहूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन योजनाएं खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। हमने जो है अभी दिल्ली और देहरादून के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है वो 2.5 घंटे में दिल्ली से आप जो है देहरादून पहुंचेंगे। इससे उत्तराखंड में बहुत तेजी से विकास होगा। दिल्ली के लोग भी लगातार जो है उत्तराखंड शनिवार इतवार के लिए पर्यटन के लिए आ पाएंगे। रोपवे के काम चारों क्षेत्र में जो है, चाहे वो सड़क का मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, और हेली की जो है सेवाएं भी उत्तराखंड में पहली बार 12 जगह जो है हेली सेवाओं की सुविधा हम दे रहे हैं। चाहे उत्तरकाशी का हो यहाँ से, चाहे नैनीताल के लिए हो, चाहे नैनीताल से अल्मोड़ा हो, चाहे नैनीताल से जो है पिथौरागढ़ हो। इस प्रकार 12 जगह जो है हेली सेवाएं भी चल रही हैं और उनको आम जन को जो है हेली में बैठने का अवसर प्राप्त हो सके, उनको जो है अधिक किराया न देने पड़े, उसके लिए भी सरकार अनुदान के रूप में जो है उन हेली सेवाओं को चला रही है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 4 वर्षों में 24,000 से अधिक जो है नौकरियां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने दी है, बहुत पारदर्शी तरीके से दी हैं। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। खनन को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को कांग्रेस के शासनकाल में 1 वर्ष में इतना कर संग्रह नहीं होता था जितना हमें केवल प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं, और हमने 6 गुना जो है कर संग्रह को बढ़ाया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में खनन में कितनी लूटमारी होती थी और केवल नेताओं के घर भरे जाते थे। एक अलग अलग ट्रैक बटे हुए थे, कहीं पर जो है गोला नदी का इंदिरा जी के नाम से नाम जाना जाता था, कहीं जो है हरीश रावत जी के समय में जो उनके प्यारो रहे उनके नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हरिद्वार क्षेत्र में भी जो है हरीश धामी जी के लोग किस प्रकार बांट के रखते थे क्षेत्र को, लेकिन आज उत्तराखंड में वैज्ञानिक तरीके से जो है खनन हो रहा है और राजस्व एक एक पाई जो है जनता की गाड़ी कमाई जनता के ही काम में जो है सरकार के खजाने में जा रही है, और उसका जीता जागता प्रमाण ये हुआ कि हमें 200 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिले। अनेक पुरस्कार जो है उत्तराखंड ने जीते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इको फ्रेंडली बेस्ट जो है लोकेशंस का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। हमारी जो नई फिल्म नीति बनी है उसके तहत मुंबई से, बॉलीवुड से जो है बहुत सारे फिल्मकार उत्तराखंड की तरफ आकर्षित हुए हैं। हमारे युवाओं को काम मिल रहा है, हमारे यहाँ जो है लोगों को लगातार रोजगार मिल रहा है, और इसके निमित्त उत्तराखंड का नाम भी जो है आगे हो रहा है। इतनी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही है। इसी प्रकार जो है और अन्य क्षेत्रों में भी हमने पुरस्कार जीते हैं। हमने प्रति व्यक्ति आय में 26% का इजाफा किया है, कांग्रेस शासनकाल में तो नहीं था। इसी प्रकार जो है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर उत्तराखंड ने प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार जीते हैं, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो अभी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप सब तक पहुंचा दी जाएगी। मैं इतने ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई विशेष सवाल आपका हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। भाई साहब, आपने विकास की बहुत सारी बातें बताई, बहुत बढ़िया। पौड़ी का सफर 2.5 घंटे, श्रीनगर का 3 घंटे, दिल्ली का सफर भी बहुत कम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहरों के अंदर जो आपने कहा कि लैंड जिहाद है उसको भी मुक्त कर रहे हैं, लेकिन बाजार में जो कब्जा हो रहा है फुटपाथ पे, उससे सरकार मुक्त नहीं करवा पा रही है। प्रशासन से, अधिकारियों से लोग कहते हैं मायाकुंड में एक अस्पताल है, निर्मल हॉस्पिटल, उसके जाने के 2 ही रास्ते हैं, चंद्रभागा पुल से मायाकुंड और सुभाष चौक होते हैं। इन दोनों रोड पे इतना कब्जा है कि एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती, और प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं कर जाता। बार बार सवाल ये उठता है कि भाजपा वाले ही अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं कि नहीं जी, इन्हें चलने दो, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इसको भी नहीं मुक्त करा रही सरकार। लेकिन निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं। ऐसे बहुत सारे बॉटल नेक थे, कांग्रेस के समय में तो कोई नहीं खुला। आप देहरादून को सब जानते होंगे, कुमार स्वीट शॉप जो है घंटाघर का प्रतिष्ठित व्यापारी था, दिल्ली तक से जो है लोग बोलते थे दिल्ली से सीधा फोन आता है। आज कुमार स्वीट शॉप कहाँ है? आप देखिए, हमने घंटाघर का बॉटल नेक खोला, आड़त बाजार को हम शिफ्ट कर रहे हैं, हमने देहरादून के पलटन बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया। इसी प्रकार यहाँ की भी शिकायतें, जन शिकायतें पहुंचेगी, हमारे प्रतिनिधियों के पास बात पहुंचेगी, आपने पहुंचाई, और प्रेस तो जो है सजग प्रहरी है, आपके माध्यम से बात पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर देर सवेरी से इन सबको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अभी विकासनगर में 1400 घर नहर के किनारे जो है ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो धाकड़ धामी की सरकार ने किया है। यहाँ पर भी जल्दी बुलडोजर गरजेगा, आप निश्चित रहिए। अभी बीच में बात हो गई, जब बरसात आई थी तो नदियां बहुत उफान पे थी, जिससे बस्तियों में पानी होगा, पुलों को खतरा होगा। क्या
खरीद के लिए कोई नीति बनी है? वन विभाग के अधिकारियों ने मुखबिर की सूचना पर की एक बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, जिसमें शक्ति फॉर्म के बैकुंठपुर ग्राम में रहने वाले निरंजन बड़ई के यहां छापा मारकर लगभग 2 लाख रुपए की सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। वहीं उपस्थित जयदेव बड़ई, जिसने अपने आप को उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया है, लेकिन साथ में ही यह भी बताया है कि उनका रिश्तेदार हूं और यह काफी लंबे समय से वन विभाग के अंदर ठेकेदारी कर रहे थे, जिसकी आड़ में यह अपने घर लकड़ी लेकर आते थे और इनका बेटा निर्मल बड़ई उन लकड़ियों को अलग अलग जगह सप्लाई करता था और साथ ही यह कार्य इनका काफी लंबे समय से चल रहा है। आज वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और मौके से अपराधी फरार हो गया। वन विभाग के अधिकारी से बात करने पर पता लगा कि अपराधी पूर्व में भी किसी केस में लिप्त है, जिसको लेकर शक्ति फॉर्म चौकी में उसे बैठाया गया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जयदेव बड़ई, उत्तम बड़ई ग्राम प्रधान ब्रांची वाइन और रविंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य, खिम सिंह अधिकारी, उपराजीत भोपाल, राम राजित, संजय कुमार आदि उपस्थित रहे। हाँ, ये जो लकड़ी पकड़ी गई है तो ये कितने दिन पुराना लकड़ी है और कैसे क्या होता है? ये तो लगभग जब मैं सन 3 में यहाँ पे आया था ना, हाँ। इन्हें मैं करता था, यहाँ पे पढ़ाई करता था मैं, हाँ, तो तब से इनका जंगलात में काम है इनका। अच्छा। और ये निर्मल जो निरंजन बड़ई है, इनका काम ठेके का काम चलता है। तो ये लकड़ी लाते हैं और उसके जो लड़का है निर्मल बड़ई, ये हर जगह सप्लाई करते हैं। ये पूरा सप्लाई करते हैं। जितनी आपने देखा होगा, कम से कम इसमें कितने घन मीटर माल निकला होगा, ठीक। और ये बहुत कम 8-10 साल, 15-20 साल हो गए काम कर रहे हैं ये लोग। जब से ये ठेके में कर रहे काम, तब से इनका स्मगलिंग काम चल ही रहा है। अच्छा, मतलब अवैध रूप से लाके अवैध रूप से। और ये जो 4 भाई है, 5 भाई है लोग, तो 4 भाई ने ऑब्जेक्शन करा कि ऐसा मत कर, तो उन पे कल हाथापाई भी हुई, मारपीट भी हुई है। अच्छा। और एक भाई की डेथ भी हो चुकी है इसमें। इस बारे में और कोई जानकारी? इस बारे में कि अब तो उनके भाई भी है, सबको पता है, पूरे गांव वालों को पता है। ये बहुत पुराना सप्लाई कर रही है और जितनी भी घर में लकड़ी है सारे जंगलात के लाके बनाए हुए। जलाते भी लकड़ी 1 साल से गन की लकड़ी जलाते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम क्या हुआ आपका? नाम जयदेव बड़ई। रहने वाला आप कहाँ पे? मैं रहने वाला यूपी का हूँ, पीलीभीत का। अच्छा, ये आपकी रिश्तेदारी यहाँ? हाँ, मेरी रिश्तेदारी है ये। नैनीताल के चर्चित जिला पंचायत सदस्य अपहरण कांड मामले में नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, आपको बता दें, नरेंद्र और साथ ही सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल समेत सभी 5 जिला पंचायत सदस्य को व्यक्तिगत रूप से 3 दिसंबर को उच्च न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार 14 अगस्त को न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष को उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का अपहरण करने के मामले में न्यायालय में स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायालय की शरण भी ली थी और साथ ही जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 और साथ ही अमान्य घोषित कर दिया गया है। याचिका में जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की गई है। कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया। तो जितने भी आईओज थे वो आए थे अलग अलग एफआईआर के, तो कोर्ट ने उनकी एफआईआर पढ़ी ना, उनकी रिपोर्ट पढ़ी। कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई नेक्स्ट डेट को जो ये है कप्तान यहाँ के हैं उनको और ये जो 5 लोग जो है इसमें जिनका ऑब्जेक्शन हुआ था उन लोगों को पर्सनल अपीयरेंस के लिए 3 नवंबर को बुलाया। क्या है सर याचिका? क्या ग्राउंड यही है कि सबकी नाक के नीचे 5 लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ। उस समय पुलिस उधर दूसरी ओर भाग गई थी। आज कोर्ट ने ये भी पूछा, जो पुलिस वाले जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, रोकने की बजाय वो दूसरी ओर चले गए, उनके खिलाफ क्या उनको अरेस्ट नहीं किया? तो जो इन्वेस्टिगेशन था इनिशिएटेड ना शुरू से, जो ऐसे ही तो ब्लॉड था इलेक्शन में इस ढंग से
प्रक्रिया हो रही है, तो कोर्ट ने कहा चूंकि एफआईआर हुई थी उसका इन्वेस्टिगेशन करो, कंक्लूड करो, रिपोर्ट लाओ। तो इन्होंने एसआईटी बनाई थी और एसआईटी बनाने के बाद वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेजेस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ और किस दिशा में जा रहा है। तो आज कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं था, इसलिए कोर्ट ने जो एसएसपी नैनीताल है और ये 5 जो लोग थे जिनका खबर लखनऊ से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्श विचारों और साथ ही सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना को नमन करते हुए संपूर्ण पार्टी संगठन उनके द्वारा दिखाए जाए मार्ग पर दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प दोहराता है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व में कहा कि एलजेपी सदैव गरीबों को और साथ ही वंचित, दलित, पिछड़ों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। पार्टी सामाजिक समानता, सुशासन, पारदर्शिता और जन सरोकार के मुद्दों पर अपने संघर्ष को निरंतर जारी रखेगी। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप यहाँ क्या करेंगे? मैं लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष अमेठी धर्मराज पासवान और आज लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस बी ब्लॉक दारुल सभा कॉमन हॉल में मनाया जा रहा है और पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद पासवान जी के नेतृत्व में यहाँ दारुल सभा बी ब्लॉक कॉमन हॉल में मनाया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम सम्मानित श्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार यहाँ पे पार्टी का स्थापना 25वां स्थापना दिवस हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पे मना रहे हैं और पूरी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आप युवा हैं, 27 की क्या तैयारी कर रहे हैं? 27 में जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारे नेता श्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने 200 सभाएं बिहार में की और 29 सीट एनडीए गठबंधन में मिली और 29 सीटों में हमको 19 सीट पे हम लोगों ने जीत हासिल किया और मेरी मेहनत का फल मिला, मेरी पार्टी की मेहनत का फल मिला और पूर्व स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की नीतियों का फल मिला और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और आज हम लोग शपथ लिए हैं यहाँ पे बी ब्लॉक दारुल सभा कॉमन हॉल में और शपथ लिए हैं कि हम उनकी नीतियों को, रामविलास पासवान जी की नीतियों को और श्री आदरणीय चिराग पासवान शाह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 25वां स्थापना दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया गया है। से आज हमारे पार्टी का 25वां स्थापना सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं। बहुत भव्य तरीके से पटना में भी मनाया जा रहा है, मुख्य रूप से वहां मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में प्रचंड जीत के बाद वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। बाकी पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं हर विंग के लोग मना रहे हैं। ये स्वर्णिम स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और आज हमारी पार्टी में खुशी का भी माहौल है कि हमारे 19 विधायक जीत करके 29 में से 19 विधायक हमारे जीत करके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी 2005 में अकेले लड़ी थी, उसमें हम लोग अकेले दम पर 29 विधायक जीते थे। उत्तर प्रदेश में भी हमारे विधायक थे, किसी समय में 17 विधायक थे। आज पार्टी स्थापना दिवस पे हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं, आगामी 12 से 19 के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सांसद जितने भी हैं और हमारे प्रभारी, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। स्वयं कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। उसके तत्पश्चात हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तय करके उत्तर प्रदेश में भी 2027 का आगाज करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ा है उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार में अपनी अहम भूमिका तय करेंगे और अपने जो समाज के पिछले और दलित और जो भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो भी लोग हैं, हमारे इस देश की आधी आबादी हमारी महिला प्रकोष्ठ और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के हमारे साथी, श्रम प्रकोष्ठ के हमारे साथी बैठे हैं और मेन बॉडी के सारे लोग हैं। तो हम लोग पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं। अभी प्रमुख रूप से तो आज लोकेश श्रीवास्तव जी आए हैं हमारे यहाँ, उनको हम लोगों ने प्रदेश में जिम्मेदारी दी है, आज शाम तक निर्धारित कर लेंगे। उनके साथ लगभग 100-150 लोग सदस्यता लिए हैं, जो कि अंदर नहीं बैठ पाए हैं, बाहर लोग खड़े हैं और आ भी रहे हैं। तो
ये लोग लिए हैं अपने, वो कहाँ गए भाई साहब? चलिए ठीक है, और लोग हैं उनके साथ, ठीक है। कार्यक्रम में आप आएंगे? जी नमस्कार, मैं राष्ट्र सचिव महिला प्रकोष्ठ सौम्या सिंह। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां वर्षगांठ है, जिसे हम सिल्वर जुबली या फिर रजत जयंती के भी नाम से जानते हैं। और हम सभी लोग आज लखनऊ में यहाँ के दारुल शफा में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष भी हैं, महासचिव जी भी आए हुए हैं और उन सभी लोगों से बातचीत हुआ। उन सभी लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार चुनाव में हमारी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। हमारी पार्टी को 29 सीटें मिली थी और उसमें से हम लोग 19 सीट जीत के आए हैं, जो कि आप मेरे ख्याल से बहुत ही हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही प्रचंड जीत हुई है हमारी बिहार चुनाव में। और हम लोग बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उपस्थित थे। महिलाओं को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ? महिलाओं को संदेश मैं ये ही देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी से जुड़े, महिला सशक्तिकरण हो हमारे। और जैसा कि महिलाएं हैं अभी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर घर में महिलाएं सिर्फ घर के अंदर ही रहती हैं, घर के बाहर नहीं आती, उनको दबाया जाता है, मतलब जो भी है। और उनको आगे आना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए, जितने भी महिलाएं उनके लिए करना चाहिए। खबर सोनभद्र से है, जहां चालक शारदा प्रसाद चौबे हत्याकांड मामले में चतरा प्रमुख प्रतिनिधि धीरेन्द्र पटेल और राजेश सिंह को आजीवन कारावास। 19 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। सजा के अलावा कोर्ट ने लगाया 1-1 लाख का अर्थदंड। आपको बता दें, अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें 10-10 माह की अतिरिक्त कैद होगी भुगतनी। जेल में बिताई गई अवधि उनकी सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की कुल धनराशि में से 1.5 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार गुरमा भेजा जाएगा। और साथ ही 18 फरवरी 2006 को चालक शारदा प्रसाद को बहन की विदाई का बहाना कर अपने साथ ले गए थे आरोपी। और साथ ही 22 फरवरी को शव मिलने से घटना से आरोपियों को शक की हुई घूमी थी और परिजनों की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी रही। विवेचना के दौरान धीरेन्द्र पटेल का नाम भी प्रकाश में आया था। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद विवेचक ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अपर सत्र न्यायाधीश STF CAW अर्चना रानी की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया फैसला। मामले में सजा हुई है, क्या मामला है, किस धारा में सजा हुई है? यह मामला था, एक आदमी ड्राइवर थे, वो शारदा प्रसाद चौबे चुर्क के गाड़ी चलाते थे। उनकी गाड़ी बुक करके ले गई थी बनारस, ले जाया गया बनारस के लिए, जहां खानपुर गाजीपुर में उनका शव मिला था और थाने पे सूचना हुआ, जिसके गाड़ी बरामदगी फिर हुई। उसके बाद उसमें 4 अभियुक्तों का नाम आया था। एक धीरेन्द्र पटेल, राजेश सिंह, बबलू यादव और एक और अभियुक्त थे। उनकी मृत्यु हो गई थी दौरान विचारण। तो 2 लोगों के विरुद्ध यहाँ आरोप बना और दोनों लोगों को 302, 394, 201 और 411 में आजीवन कारावास की सजा हुई है और दोनों अभियुक्तों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना, जिसमें 1.5 लाख रुपए पीड़ित पक्षकार को दिया जाएगा। खबर महोबा से है, जहां महोबा में प्रेमी जोड़े ने जाति विरोध के बावजूद बालिग होते ही मंदिर में जाकर प्रेम विवाह कर लिया। जी हां, 2 वर्षों तक दोनों नाबालिग होने का इंतजार करते रहे और जैसे ही बालिग हुए, देवी प्रतिमा को साक्षी मानकर वरमाला और सिंदूर से अपनी शादी पूरी की है। अब वे भगवान के सामने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। परिजनों के विरोध के बाद भी छुप छुप कर प्रेम करने वाले यादव जाति के अमित ने राजपूत जाति की आराधना से विवाह कर लिया है और साथ ही महोबा शहर के मोहल्ला
बत्तीपुरा में रहने वाले अमित यादव और ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली आराधना राजपूत 2 साल तक छुप छुप कर प्रेम किया। दोनों अलग अलग जाति के होने के कारण अपने अपने परिवारों के विरोध का सामना कर रहे थे। अमित और आराधना का कहना है कि उनके परिवार विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रेम की मजबूरी ने उन्हें अलग राह चुनने को मजबूर कर दिया। बालिग होने का इंतजार करते हुए उन्होंने तय किया कि जैसे ही वह दोनों कानूनी रूप से बालिग होंगे वह दोनों ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। और जैसे ही वो दिन आया, दोनों ने छोटी चंद्रिका मंदिर में देवी प्रतिमा को साक्षी मानकर प्रेम विवाह कर लिया। इस दौरान अमित ने आराधना को वरमाला पहनाई और मांग में सिंदूर भरते हुए भावुक हो गए। आराधना ने भी प्रेमी से पति बनने अमित के पैर छूकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। अमित बताते हैं कि विवाह के इसके पीछे उनका दृढ़ विश्वास और प्रेम ही प्रेरणा था, और साथ ही उनका कहना है कि परिवार के विरोध और जातीय बंधनों के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को अपनाया है। आराधना का कहना है कि यह विवाह पूरी तरह उनकी मर्जी से हुआ है। वे अब अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करेंगी। दोनों ने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न डाली जाए। यह विवाह न केवल उनके प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम जातीय और सामाजिक बंधनों से ऊपर होता है। मैंने अमित के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। अब हम दोनों खुश रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्या क्या वचन लिया आज? जीने मरने का लिया। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। परिवार वाले तो आपको कह रहे हैं, रोक रहे हैं। वो कुछ भी रोके पर हम साथ रहेंगे। कितने वर्षों का प्रेम है आपका? 2 साल का। क्या लगा, क्या मन में सोचा है? वो हमेशा साथ रहने का सोचा है। कोई डर लग रहा है अब? नहीं, अब तो कोई डर नहीं लग रहा। अभी तो बोल रहा है कि परिवार वाले आ रहा था तो परेशान कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा लग रहा है, पर मुझे प्रशासन से क्या मांग है, पुलिस से क्या मांग है? अब हमें कोई मतलब रोक टोक ना करे। कहाँ से आपका प्यार शुरू हुआ था, कहाँ ये खत्म हुआ है? कॉलेज से शुरू हुआ था। क्या नाम है, क्या किया है आप लोगों ने, कब आपका प्यार? मेरा नाम अमित यादव है और इनका नाम आराधना राजपूत है, और हमारा प्रेम चल रहा है 2 साल से। तो आज हम लोगों ने जब बालिग होने तक हमने इंतजार किया, अभी हम दोनों बालिग हुए, तो आज हम लोगों ने मंदिर में शादी कर ली है। परिवार वालों को बताया इस बारे में? बताया नहीं, अभी नहीं बताया। वो तैयार नहीं है, परिवार वाले विपक्ष में है हमारे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो राजी नहीं थे शादी से, हम दोनों की शादी से वो राजी नहीं थे, ना इनके घर के ना हमारे घर वाले जी। कैसे शुरुआत हुई प्यार की और कैसे अंत तक पहुंची? सर, हम कॉलेज में पढ़ते थे दोनों लोग, वहीं से चालू हुआ था हमारा प्रेम। आज शादी कर ली हम लोगों ने, बालिग हुए जी। कहाँ पे शादी करी है? अपने हमने चंदकन में की है। कितने वर्षों तक चलता रहा आपका प्रेम? 2 साल तक चला है। क्या कहोगे आज? आज बहुत खुश हैं हम दोनों, और हमेशा साथ ही रहना चाहते हैं, और जिए मरेंगे हम दोनों साथ में ही जिए मरेंगे। क्या आप कोई डर सता रहा है परिजनों से या किसी अन्य से? हाँ, इनके घर से है, धमकियाँ वगैरह आ रही हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं वो लोग इनको घर ले जाने की कह रहे हैं कि हम घर ले जाएंगे जी। आपको क्या लगता है? हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, वो भी साथ में हमारे साथ में रहना चाहते हैं। इनका आराधना। कोई किसी प्रकार कोई धमकी वगैरह तो? हाँ, इनके घर से है। क्या, कैसी धमकी दी? इनके घर से कह रहे थे कि हम ले जाएंगे लड़की को तुमसे छीन के, और तुम्हें जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अब मैं तो और आराधना का प्रेम अमर रहेगा, और भगवान को साक्षी मान के हम लोगों ने विवाह कर लिया है। खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले के स्थापना दिवस में होने वाले महोबा उत्सव अब सूर्य महोत्सव के नाम से आयोजित होगा। आपको बता दें, यह महोत्सव प्राचीन सूर्य मंदिर और सूर्य पूजा के ऐतिहासिक महत्व को विश्व पर्यटन पटल पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। प्रशासन एवं पर्यटन विभाग ने महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की है। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी सहमति जताई है। उक्त बैठक में स्थानीय कलाकारों और पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। महोबा जिले में फरवरी में आयोजित होने वाले महोबा महोत्सव अब सूर्य महोत्सव के नाम से मनाया जाएगा। यह निर्णय पर्यटन एवं संस्कृति परिषद महोबा की कार्य समिति की बैठक में लिया गया है, और साथ ही डीएम गजल भारद्वाज ने महोबा नगर के प्राचीन महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि जिले में
स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर और सूर्य पूजा का ऐतिहासिक महत्व रहा है और साथ ही साथ सूर्य महोत्सव का उद्देश्य इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पर्यटन पटल पर स्थापित करना और इसके व्यापक स्तर पर इसका प्रचारित करना है। और महोत्सव के दौरान विशेष रूप से रहेलिया सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर उनकी विभिन्न योजनाएं आयोजन किए जाएंगे। और साथ ही बैठक में मुख्य अतिथि पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि महोत्सव को जनपद के इतिहास और संस्कृति के साथ जोड़कर आयोजित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बैठक में महोबा में चल रही पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने कहा कि परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए और साथ ही गोरखगिरी पर्वत पर चल रहे विकास कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। यूपीपीसीएल द्वारा महोबा में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सब इंटीग्रेशन सेंटर परियोजना की प्रस्तुति भी दी गई। जो पर्यटन को लेकर बैठक हुई, माननीय विधायक जी सदर और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अन्य जनप्रतिनिधि सदस्य, आदरणीय डीएम और सीडीओ साहब, ये मुख्य रूप से जनपद में एक स्थापना दिवस के अवसर पर 11 फरवरी को सूर्य महोत्सव के आयोजन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। देखा जाए कि महोबा में जो सूर्य मंदिर है वो प्राचीन काल का सूर्य मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। दुनिया से यहाँ पे लोग इधर आते हैं देखने के लिए, देश विदेश से भी आते हैं। तो उस सूर्य मंदिर को और महोबा के पर्यटन को प्रचारित करने के लिए ये सूर्य महोत्सव कराए जाने के लिए प्रस्ताव आज इस बैठक में दिया गया है, जिसको फरवरी के सेकेंड वीक यानी लगभग 11 फरवरी जो हमारे महोबा का स्थापना दिवस भी है उस दिन उसको शुरुआत करने की बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को। पर निश्चित रूप से देखिए, सूर्य मंदिर और सूर्य महोत्सव ये दोनों ही एक कॉम्बिनेशन है और हम सूर्य मंदिर को प्रचारित करने के लिए अगर सूर्य महोत्सव रखेंगे तो लोग उसी भावना से यहाँ पे धार्मिक परंपरा को निर्वहन करने के लिए भी आ सकते हैं और पर्यटन के लिए तो निश्चित रूप से आएंगे। थैंक यू सर। आज पर्यटन के संबंध में एक बैठक हमने की है। इसका उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में बहुत सारे ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे हमारे ऑलमोस्ट हर गांव में और हर जगह पर बहुत सारे तालाब और बहुत इसमें प्राचीन मंदिर हैं। तो प्रयास ये है कि फरवरी के आसपास जब हमारा इसमें मौसम भी ठीक होता है और उस टाइम पर एक बड़ा महोत्सव हमारे ज़िले में हम लोग प्लान कर रहे हैं कराने का, क्योंकि महोबा को महोत्सव नगरी भी कहा जाता है। और कजली मेला जो हमारा अभी संपन्न हुआ था अगस्त में, वो भी काफ़ी अच्छे से संपन्न हुआ था। तो कोशिश यही है कि उस स्केल पर हम लोग फरवरी के आसपास एक बड़ा महोत्सव कराएं। और क्योंकि महोबा में सूर्य मंदिर बहुत हमारा फेमस मंदिर है, रहेलिया सूर्य मंदिर, और चंदेल कालीन जो हमारा पंचयत्न स्टाइल है उसमें सूर्य देवता की बहुत मान्यता भी रही है। तो महोबा में एक सूर्य महोत्सव को प्लान किया जा रहा है, जो हम लोग संभवतः 11 फरवरी के आसपास की इसकी प्लानिंग है। तो इस संबंध में सभी विभागों के साथ क्या सामंजस्य बिठाया जाए और सभी से डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार से इस महोत्सव को हम लोग अच्छा बना सकते हैं और जो हमारी बुंदेली संस्कृति है उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे लोकल कलाकार हैं बुंदेली महोबा के आला गायन हो चाहे या जो हमारे स्कल्पचर्स हैं जिसमें पीतल के हमारा काम करते हैं, गौरा पत्थर का काम किया जाता है, उनको एक नेशनल स्टेज मिले और वो अच्छा उनका वर्क हाईलाइट हो। और इसी प्रकार से जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो रहेलिया सूर्य मंदिर है, गोरखगिरी पर्वत है, कीरत सागर लेक है, इसको भी एक स्टेज मिल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट, जो खजुराहो में फरवरी के टाइम बहुत टूरिस्ट रश रहता है, तो वहाँ से और ओरछा साइड से भी एक अच्छा टूरिस्ट सर्किट हम लोग डेवलप करा पाएँ। और इस संबंध में एक वेबसाइट बनाने का भी प्रयास है जिसको हम लोग फरवरी के आसपास लॉन्च कराएंगे। तो इसी संबंध में आज जो है ये बैठक की गई थी, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को और मीडिया बंधु और हमारे जो अधिकारी हैं सभी को सजेशंस के लिए इन्वाइट किया गया था।
खबर एटा से है, जहां मिट्टी की ढाई गिरने से 3 लोग दबे, एक महिला की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर, एक बच्ची घायल। आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। और साथ ही आपको बता दें, बम्बे से मिट्टी खोदते समय गिरी ढाई, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बारीकी से चलवाया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों के अनुसार मिट्टी ढाई गिरने से 4 लोगों के दबे होने की आशंका। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर विपिन कुमार मोरल और थाना प्रभारी जितेंद्र गौतम ने बताया कि 3 लोगों के दबे होने की जानकारी है। मिट्टी हटाकर पुलिस ने अन्य किसी व्यक्ति के दबे होने की आशंका के चलते बारीकी से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव खेरिया की घटना। रिंकू वर्मा। यह आज क्या घटना हुई खेरिया में? खेरिया में गांव के किनारे बम्बा है, वहाँ बम्बे की सफाई चल रही है। जेसीबी से काफ़ी गहरा गड्ढा खोद दिया है, तो वहाँ मेला में पोता निकल रही होती है, बच्चे भी खेलते रहते हैं, छोटे हैं। उसी दौरान फिर क्या हुआ? उसी दौरान जो मतलब बच्चे खेल रहे थे तो साइड उससे खाई हो गई थी, वहाँ एक महिला भी थी और एक बच्चा है। 2-3 लोगों की दबने की आशंका वो आ रही है। महिला को तो खत्म हो चुकी है। यहाँ जिला हॉस्पिटल एक महिला को मृत घोषित कर दिया, वही एक व्यक्ति भी घायल है। हाँ, तक 2 लोग आ चुके हैं। उसमें वहाँ पे कितने लोग दबे? वहाँ करीब 3 लोगों की सूचना दबने की आ रही है। 2 लोग तो यहाँ हैं, एक लोग भी बता रहे हैं वहाँ जेसी बुला के खुदाई दिखवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं निवासी गांव खेरिया का रहने वाला। अच्छा, इमरजेंसी आए हुए हैं आप, क्या घटना हुई है? जी सर, हमारे गांव के नज़दीकी बम्बा निकला हुआ है, तो वहाँ पर जेसीबी द्वारा ठेकेदार के कहने पर सफाई का कार्य हो रहा है। तो गांव के नज़दीकी बम्बा के बराबरी करीबन 20-22 फुट का गड्ढा खोद दिया था। गांव के परिजनों के कहने पर भी गड्ढे की खुदाई को नहीं रोका गया। गड्ढा काफ़ी गहरा था। हमने ये बोला था, गांव के लोग भी, बच्चे भी खेलते रहते हैं यहाँ पर, तो उसमें गिरने की आशंका होती है। तो वही कारण हुआ कि उसमें आज ये हादसा हो गया। सर, एक कोतवाली अंतर्गत मिट्टी की ढाई गिरने से कितने लोग दबे थे इसमें और कितने लोग घायल हुए? आज शाम करीब 4 बजे के आसपास ग्राम खेरिया खुर्द थाना कोतवाली देहात राजवाहे की सेल्ट की सफाई हो रही थी, तो उससे काफ़ी गहरा गड्ढा बन गया था। तो उस गड्ढे में कुछ लोग मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे, जिससे मिट्टी की ढाई गिर गई और उसमें हाकिम पुत्र राम सहाय उम्र लगभग 60 वर्ष, काजल उम्र लगभग 40 वर्ष और एक बच्ची, ये तीनों लोग दब गए। रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में हाकिम पुत्र राम सहाय को जिला अस्पताल भेज दिया गया, इलाज चल रहा है और काजल की जिला अस्पताल में आने पर मौत हो गई। बच्ची पूरी तरह सुस्त है। सर, इसमें कहीं सिंचाई विभाग के कर्मचारी या ठेकेदार कुछ एक्चुअली वो उसकी तो जांच की जाएगी, लेकिन मिट्टी उसमें सिल्ट निकाली जा रही थी, तो वो गहरा गड्ढा पुल के आसपास बनाते हैं, जिससे कि वो गार जब पहली वाली पानी छोड़ा जाता है पहली बार, तो पुल से पहले गड्ढा बनाया जाता है। वो उसका टेक्निकली वो। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, कोकेन की सप्लाई और साथ ही ट्राइहाइड्रोकैनेबिनॉल सप्लाई में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। चकेरी पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा 100.38 ग्राम THC और साथ ही आपको बता दें कि लगभग 3.45 ग्राम कोकीन। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 25,000 रुपए नगद व मोबाइल फोन भी बरामद है। ड्रग तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी UP 78HX 3601 पुलिस ने जब्त की है। NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज। पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार। चकेरी थाना पुलिस और साथ ही स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में सफलता हाथ लगी है। ये इस बात की सूचना मिल रही थी कि शहर में जो नशे का कारोबार है वो चल रहा है। इस संदर्भ में विभिन्न टीमें लगाई गई थी और चकेरी थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कई प्रतिबंधित मादक पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हैं। इसमें जो सूचना मिली उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और
3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इसमें जो मादक पदार्थ है ये THC जो कि प्रतिबंधित मादक पदार्थ है और इसकी कमर्शियल क्वांटिटी जो 50 ग्राम डिसाइड की गई है, इनके पास से सबसे बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। और इसके अलावा इनके पास से नगद धनराशि, वाहन और बहुत सी चीजें बरामद हुई। देखिए, ये तो हम लोग पूछताछ के बाद ही पता लगाएंगे कि इसका सोर्स क्या है और इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से लोग कहाँ से ये मंगाया जाता है, किस स्टेट या किस जनपद के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें हम आगे जांच करेंगे। खबर कानपुर नगर से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के 95 से 95 लक्ष्य की प्राप्ति और HIV संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से आज स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद पार्क बगाही में एक विशाल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संपूर्ण सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में उसरला एवं UHM जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जनरल फिजिशियन, चर्म रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, NENT तथा स्त्री रोग विशेषज्ञों ने परामर्श किया। इसके साथ ही TB, HIV, SHCV और साथ ही HBSG, VDRL, शुगर एवं ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की गई। लाभार्थियों को आवश्यक दवाइयों का भी मुफ्त में वितरण किया गया। शिविर के दौरान HIV एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम से संबंधित परामर्श, विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा तथा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको की टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। और साथ ही कार्यक्रम के दौरान HIV, सिफिलिस एवं TB जैसे प्रमुख संक्रमणों से बचाव और रोकथाम को लेकर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक का भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से आमजन को HIV एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और सुरक्षित व्यवहार अपनाने एवं समय पर जांच कराने का संदेश दिया गया। शिविर में कुल 987 लाभार्थियों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि HIV और TB जैसी बीमारियों के नियंत्रण में जागरूकता, समय पर जांच और नियमित उपचार की निर्णायक भूमिका है। उन्होंने कहा कि समाज में झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने की इन रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे स्वास्थ्य शिविर आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी और साथ ही भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। के द्वारा ये लोगों को जो यौन जनित रोग हैं उनके बारे में जानकारी, उससे बचाव के उपाय, और यदि दुर्भाग्यवश किसी को कोई ऐसा HIV वायरस हो भी जाता है तो वो एड्स के रूप में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए जो इलाज है उसके बारे में प्रशिक्षण है। लोगों को समय समय पर अपना स्वास्थ्य जांच कराने की जरूरत है और हमारे अस्पतालों में सारी सुविधाएं कानपुर महानगर में उपलब्ध हैं। और यहाँ पर आने का उद्देश्य ये था कि जो लोग ना पहुँचते हो या हम बस्तियों में पहुँचे, इसी क्रम में हमारे स्थानीय समाज पार्टी और हम सबके सहयोग से इस पार्क में इस अभियान को चलाया है। और आप लोग के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि लोग अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं और अगर कोई बीमारियां हैं उसका उपाय है और जो एक बेसिक सामाजिकता और नैतिकता है उसका पालन करें तो इस बीमारी से कभी विकसित वैसे भी नहीं। हाँ, 1097 वो हेल्पलाइन है जो यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी चलाती है और उसमें जो भी आपको इस प्रकार के कोई सवाल संकोच लगे तो इस हेल्पलाइन नंबर से 1097 से एड्स संबंधी, HIV संबंधी या उसकी चिकित्सा संबंधी कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। महोबा में यातायात माह नवंबर 2025 के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के ऐतिहासिक आल्हा चौक पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 100 बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट पहनाकर सभी से जीवन रक्षा का संकल्प लेते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। तो वहीं निःशुल्क हेलमेट पाकर बाइक वाहन स्वामियों ने भी पुलिस का आभार जताया है। महोबा पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि यातायात माह नवंबर के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को 100 निःशुल्क
निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए हैं। दरअसल देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट के ही बाइकों को चला रहे हैं। आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया। पुलिस प्रशासन का एक ही उद्देश्य है कि दो पहिया वाहनों से लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम सभी इन बाइक वाहन स्वामियों से एक ही अपील करते हैं कि हमेशा हेलमेट पहने और सुरक्षित यात्रा करें, जिससे उनके जीवन को बचाया जा सके, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को भी कम किया जा सके। आपको बता दें, यातायात माह नवंबर के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए कैंप में निःशुल्क हेलमेट पाकर वाहन स्वामियों के चेहरे पर खुशी खिल गई है। उन्होंने कहा कि अब हम यातायात नियमों का पालन कर ही सड़कों पर वाहन चलाएंगे और साथ ही पुलिस प्रशासन की यह बेहतर पहल है। साथ ही वाहन स्वामियों के लिए भी बड़ा संदेश दिया गया। आज कितने लोगों को हेलमेट वितरित किए गए, क्या उद्देश्य है पुलिस प्रशासन? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जैसे यातायात माह चल रहा है तो यातायात माह के दौरान पूरे समय में हमारे द्वारा अलग अलग जगह पर, खासकर विद्यालयों में और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर कि ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादातर लोग हैं, उन पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसा कि आप परिचित होंगे, पहले प्रोग्राम से ही हम लोग लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसमें एक ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2 व्हीलर ड्राइव करने वाले लोग जो इसमें 2 सवारियां या सिंगल सवारी हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का यूज़ करें। आज उसी कड़ी में ये प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा चलाया गया, जिसमें 100 हेलमेट्स का वितरण किया जा रहा है और इनके अभी ये वितरण के बाद में पूरे शहर में ये एक रैली के रूप में चलेंगे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए कि चाहे अपने घर से कितनी भी दूरी के लिए जाएँ, परंतु हेलमेट का प्रयोग करें। और हेलमेट का प्रयोग करने से चूँकि न केवल उनकी सुरक्षा होती है, बल्कि जैसा कि आपको जानकारी है, ज़्यादातर 2 व्हीलर का प्रयोग वो लोग करते हैं जिनके बच्चे जो ब्रेड रनर होते हैं और जिनके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपने सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आम जन से क्या अपील है? आम जनता से देखिए, मेरी अपील ये है कि ये किसी भी समय रोड पर आने को लेकर के उसे साधारण बात ना समझें। हमेशा बहुत अवेयर रहें, रिलैक्स रहें, लेकिन बहुत सचेत रहें। व्हीकल ड्राइव करते समय बिल्कुल भी मोबाइल का प्रयोग करना या बिना हेलमेट के जाना ये उचित नहीं है। और बहुत छोटी उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे प्रकरणों में बड़े घटना घटित हो जाती है। तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी रोड पे चल रहे हों, सुरक्षित चलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बिना किसी मद्यपान के किए हुए, बिना किसी मोबाइल को यूज़ किए हुए, ओवर स्पीडिंग करके ऐसा कोई भी काम न करें जिससे कि दुर्घटना घटित होने की संभावना है। सुल्तानपुर जिले के प्रभारी मंत्री व सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने की जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की समीक्षा बैठक। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को डाक बंगला सुल्तानपुर में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इसी दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह व ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय, शिव कुमार सिंह सहित पार्टी के फायर एंड ब्रांड नेता मनोज शर्मा और साथी संतोष राणा, पंकज सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजभर ने तंज कसते हुए अंदाज में कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, बस बिना वजह शोर मचाने का काम वह कर रही है। और साथ ही उन्होंने बिहार और यूपी के हालिया चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, इसलिए उसे बयानबाजी छोड़ संगठन पर ध्यान देना चाहिए। एसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ की भूमिका पर प्रभारी मंत्री व सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। उन्होंने बताया कि खुद क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं वे, और यदि किसी बीएलओ या कर्मचारी को कोई समस्या होती है तो वह बेझिझक अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि महिला बीएलओ की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायतों, शिक्षकों और सहायकों और साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए लगाया गया है। और साथ ही वहीं जीरो टॉलरेंस पर बात की गई तो पंचायती राज विभाग जिम्मेदार बबरन विसो के फर्जी मुकदमे में दर्ज कराने पर प्रभारी मंत्री ने दिया 2 टूक जवाब। अगर किसी पत्रकार को आई खरोच तो ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित होगी जो पूरे प्रदेश में बनेगी मिसाल।
समन्वय समिति है, बैठक हुई है। बैठक में पूरे जिले की समीक्षा हुई है। 52% काम अब तक पूरा हो चुका है आज सुबह 8 बजे तक। जो मतदाता 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम निकाले जा रहे हैं और सबके जो मतदाता सूची में नाम हैं उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जो गलत लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि नाम काटे जा रहे हैं, तो नाम किसी का काटा नहीं जा रहा है। जो लोग फॉर्म भर दे रहे हैं उनका 9 तारीख को जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा तो आएगा। जो अगर उनमें कोई त्रुटि होगी तो उनको आपत्ति जाएगी कि आप 13 जो ऑप्शन है इसमें से जो एक आप जमा कर दीजिए, फिर वो सत्यापित हो जाएगा। मोदी जी, अयोध्या प्रयागराज पर मार्ग पर बीते कई सालों से फ्लाईओवर बना हुआ है, लेकिन आज तक उस पर जो है विद्युतीकरण नहीं हो सका। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। अब हमारे संज्ञान में दिमाग में तो नहीं था। अगर ऐसी बात है तो इसको नोटिस में लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और ये कहना चाहेंगे कि सुल्तानपुर से रायबरेली यहाँ पर हजारों की संख्या में डेली पैसेंजर निकलते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद कोई भी बस यहाँ से रायबरेली के लिए ना है और ना रायबरेली से 6 बजे के बाद इधर आने के लिए है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किसी से लिखवा के दिलवा दीजिए हमको, तो हम बस चालू करवा दें। मोदी जी आज बंगाल में ममता बनर्जी एसआर को मानने को तैयार नहीं है, किस तरह देखते हैं? SIR तो हो ही रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। मोदी जी आज जीरो टॉलरेंस को लेकर अगर बात की जाती है तो पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं, क्या कहेंगे? अगर ये धमकी कौन देता है? जिम्मेदार जो भी होता है वो धमकी देता है। जो धमकी दे रहा है हमको बताइए कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। अभी सुल्तानपुर में फर्जी मुकदमे फंसाने की बात पत्रकार के सामने आवे, हम यहाँ रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मोदी जी आज कर्नाटक दौरे पे हैं। बारी बारी बारी। 1 लाख का इनाम है, सिराज अहमद अभी भी फरार है। देखिए भाई, पुलिस इस समय थोड़ा काम सबको लगाया गया है SIR में, और निश्चित है कि अगर फरार है तो छानबीन उसकी हो रही है, रडार पे है। जिले में अधिकारी हो या कर्मचारी, ये 10 बजे के बाद ही आते हैं 11 से 12 के बीच। अब देखिए, सबकी बात तो नहीं कही जा सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी आज कर्नाटक दौरे पर, गोवा दौरे पर रहेंगे, तो आज राम जी की प्रतिमा का 77 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, क्या कहेंगे? तो अच्छी पहल है। 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। 500 साल के संघर्षों के बाद अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बना। तो अब उस बात को लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी गोवा और कर्नाटक में मूर्ति लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी पहल है। मंत्री जी, कई BLO ने सुसाइड किया है, कई ने इस्तीफा दिया है, क्या प्रेशर है काम का, क्या कहेंगे? कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, अब जो हम लोग घूम के देख रहे हैं, किसी भी कर्मचारी को या BLO को अगर कोई दिक्कत है तो अपनी बात अगर अधिकारी तक बता दे रहा है तो और अधिकारी लगा दिए जा रहे हैं। जैसे अभी जो महिला BLO थी, उनके सामने थोड़ी समस्या थी, वहाँ अध्यापक लगा दिए गए, पंचायत सहायक लगा दिए गए, ग्राम पंचायत अधिकारी लगा दिए गए, उनके सहयोग में। कांग्रेस के पूर्व सांसद केतकर ने, कुमार केतकर ने कहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें जो हार हुई है उसमें बड़ी भूमिका CIA और मोसाद की है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ तो है नहीं, झूठा ही सब पे चिल्लाते हैं। अभी बिहार में देखा न, 6 गो सीट बच गई, UPA में 2 गो बचा है, तो अपना वो संगठन बनावे। अभी मतलब का बोलने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मंत्री जी, क्या SIR की डेट बढ़ाई जाएगी? पक्ष कह रहा है, इस पर कैसे इतनी जल्दी फॉर्म भर पाएंगे? अब 52% सुल्तानपुर में तो हो गया है, जो ऑनलाइन हो चुका है, और 90%
खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में दिन दहाड़े एक युवक ने शराब बाजार में 10 शराब की दुकान से करीब 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गया। आपको बता दें, युवक सोने की 3 चेन लेकर भागा, पब्लिक भी पीछे दौड़ी मगर फरार हो गया। युवक सोने की चेन खरीदने के बहाने शराब की दुकान पहुंचा था और सोने की चेन देखने के दौरान 3 चेन लेकर भागा है। सोने की चेन की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। यह वारदात जुगल किशोर प्रहलादी लाल शराब की दुकान पर घटित हुई है। यह घटना इस इलाके पर पुलिस की पिकेट हमेशा रहती है और साथ ही घटना की जानकारी होने पर सदर कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं इस घटना के बाद शराब कारोबारियों में आक्रोश है। वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शराब बाजार में शास्त्री जी की मूर्ति के सामने हलवाई चौक पर जुगल किशोर प्रहलादी द्वारा लाल शराब की दुकान उनकी है। इस दुकान पर सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब एक युवक दाखिल होता है और साथ ही दुकान के अंदर एक ग्राहक होते हैं और इसी दौरान यह शराब व्यापारी से 3 सोने की चेन देखता रहता है। दुकानदार को चकमा देकर अचानक 3 सोने की चेन लेकर एकदम से भाग जाता है और लोग उसके पीछे भी दौड़ते हैं मगर उसका कोई पता नहीं चलता है और साथ ही लगभग 5 लाख की यह सोने की चेन लेकर वो फरार होने के बाद व्यापारी में रोष व्याप्त है। वहीं इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें वह सोने की चेन देखते हुए और फरार होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद शराब व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पुलिस पहुंची है। जांच पड़ताल चल रही है और युवक की तलाश में लगी हुई है पुलिस। फिलहाल शराब व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये क्या मामला है जो 3 चैन दो आपके यहाँ से चोरी हुई? सर हलवाई चौक में मेरी दुकान है शराब की, जुगल किशोर प्रहलादी लाल के नाम से। वहाँ से एक कस्टमर आया था, उन्होंने मुझसे चैन मांगी, मैंने उसे चैन दिखाई, उन्होंने 3 चैनें इकट्ठी करी एकदम लेके यहाँ से भाग गया और पकड़ने में नहीं आया। कितने बजे घटना होगी? ये 11:30, 11:35, 11:40। तो आपने कोई लिखित शिकायती पत्र दिया है कोतवाली? हाँ, लिखित दे दी, कंप्लेंट दे दी। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस कह रहे हैं कार्रवाई कर रही है, देख रहे हैं। कितना सामान आपका चोरी हुआ है? 3 चैन है, लगभग 5 लाख रुपए की। एक चैन लगभग कितने तोले की होगी? 1 तोले से ऊपर की है। तीनों चैनें 40 ग्राम के आसपास बैठेंगी। क्या लग रहा है आपको? किसी पे शक है आपको? शक किसी पे नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। मेरी दुकान पे पहली बार ही आया था, कस्टमर बन के आया, मैंने उसको चैन दिखाई। मैं कैसे मना कर दिया उसकी, मैं चैन नहीं दिखाऊंगा। बेकाबू अल्टो कार खड़ी वाहन में घुसी, कार हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। आपको बता दें, जोर की आवाज सुन मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग, आलन फालन में लोगों ने कार में फंसे कार सवारों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CHC चोपड़ में कराया गया भर्ती। सघन जांच के बाद एक की मौत होने की डॉक्टरों ने की पुष्टि। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए 2 घायलों का प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल रेफर किया है। कार में सवार होकर दुद्दी से आजमगढ़ लालगंज के लिए निकले थे कार सवार युवक। दूसरी वाहन के पास लेने के दौरान ऑल्टो कार खड़ी ट्रक में जा घुसी। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को घटना की बाबत ली उनसे जानकारी। चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित प्रीतनगर क्षेत्र की घटना। खबर बिलग्राम से है, जहां पर श्री राम लीला कमेटी बिलग्राम के तत्वाधान में निकली भव्य श्री राम बारात में शुक्रवार को नगरवासियों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी भीड़ उमड़ी रही और साथ ही पारंपरिक रीति रिवाजों एवं आकर्षक झांकियों के साथ शुरू हुई इस ऐतिहासिक राम बारात नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देर रात तक शहर में धार्मिक उल्लास का केंद्र बनी रही। बारात का शुभारंभ शाम 7 बजे से हुआ, जो रात्रि 12 बजे तक धूमधाम के साथ संपन्न हुई। राम बारात में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरज वर्मा ने पहुंच विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रबंधक नीरज सिंह, संयोजक धर्मेंद्र यादव, प्रदीप यादव, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष
सार्थक मिश्रा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, शिवम यादव, अनुज यादव, राजीव, कमरूल खान, पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष नफीस अहमद और महामंत्री हरिकृष्ण वीरू, शमसुद्दीन, आरिफ, नवाब, शब्बू सहित अनेक सम्मानित नागरिक वहां पर मौजूद रहे। राम बारात में महाराजा बैंड द्वारा प्रस्तुत भव्य झांकियों और भगवान ने दिव्य स्वरूपों ने भी सभी का मन मोह लिया। झांकियों के दर्शन करने के लिए नगर ही नहीं आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रहे। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बिलग्राम क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह कोतवाली, अरविंद कुमार राय तथा जनपद से पहुंची पुलिस फोर्स ने पूरे मार्ग पर मुस्तैदी एवं व्यवस्थाएं संभाल रखी थी। और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें, यह ऐतिहासिक राम बारात वर्षों पूर्व शिया समुदाय द्वारा प्रारंभ कराई गई थी, जो आज भी बिलग्राम नगर की गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता का अनूठा प्रतीक बनती है। मुझे अवसर प्रदान किया यहाँ तक पहुँचने का, और बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ लगी कि जो राम बारात यहाँ पे सालों से वर्षों से निकाली जा रही है, ये एक्चुअली एक गंगा जमुना तहजीब जो होते हैं उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मैं कहूँगा। यहाँ पर जो बैंड देख रहे हैं हम लोग, जो रथ देख रहे हैं, ये सब मुस्लिम समुदाय द्वारा हमेशा दिए जाते हैं एक सफल आयोजन को करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में आकर के मुझे। धन्यवाद। रामलीला जी आपको हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी और नीरज सिंह जी अध्यक्ष हैं, जो बताएंगे राम बारात को लेकर। राम बारात जो निकल रही, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिलग्राम के ऐतिहासिक राम बारात है। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी राम की परंपरा है। पूरा क्षेत्र उसमें शामिल होते हैं और भगवान श्री राम का आशीर्वाद होते हैं। यही परंपरा हम लोग आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। अब हमारे साथ नीरज सिंह प्रबंधक जी जो है रामलीला के, वो जुड़ने वाले हैं, बताएंगे आपको रामलीला के बारे में। हमारी जो राम बारात है ये हिंदू एकता की मिसाल है। यहाँ पे मुसलमान लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हिंदुओं से आगे रहते हैं, राम बारात को निकालते हैं। इस परंपरा को भी एक शिया मुसलमानों ने डाला था, जो निरंतर 300 वर्षों से चली आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? रामलीला, बिलग्राम की रामलीला बहुत ही ऐतिहासिक है। इसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और यहाँ लगभग 10,000 संख्या में ये लोग आए हुए हैं और अभी भीड़ बढ़ी रही है। ये रात के 12 बजे तक चलेगी। जौनपुर की कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर मल्हनी ने विधायक लकी यादव, शाहजहां के विधायक रमेश सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण और उनके प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बैठक में जनपद की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों तथा अन्य आवश्यक कार्यों हेतु शीघ्र सर्वे कराकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। बैठक में जनप्रतिनिधिगण द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों अंतर्गत आवश्यक विद्युत कार्यों की सूची सांसद के माध्यम से विद्युत विभागों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि शीघ्र स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। खबर गोंडा से है, जहां थाना क्षेत्र खरगूपुर बना भ्रष्टाचार का अड्डा। कई ग्राम सभाओं में अवैध मिट्टी खनन तेजी से। जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र खरगूपुर के ग्राम सभा लाल नगर, कहला, हरचंदपुर समेत कई क्षेत्रों में अवैध मिट्टी खनन बेखौफ तरीके से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन स्थानीय प्रशासन की जानकारी और संरक्षण में हो रहा है। मौके पर जब पत्रकारों की टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तय रहता है। ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ में सामने आया कि खनन कार्य देव कुमार पांडे निवासी रामकुट नहरिया के द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वह क्षेत्र का प्रमुख दबन खनन माफिया है, जो पूरी रात दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली चलवाता है। खबर उठने के बाद अब देखना यह होगा कि थाना खरगूपुर पुलिस अब कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है या कार्रवाई के लिए जागती है। इस संबंध में जब थाना अध्यक्ष से फोन पर बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा, जिससे जवाब नहीं मिल सका। जनपद गोंडा की यह खबर।
खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। होलसेल कपड़े की दुकान को दुकान स्वामी बंद करके चला गया था घर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल पाया काबू। स्थानीय दुकानदार घटनास्थल पर पहुंचे, इकट्ठा हुए। कोतवाली सदर क्षेत्र के जोगीपुर 6 सड़का रोड पर हुआ यह पूरा मामला। खबर श्रावस्ती से, जहां श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक नवविवाहित की मौत हो गई है। आपको बता दें, लालपुर कुसमहवा निवासी सुमन देवी 20 वर्षीय पत्नी लालजी को उसका चाचा तुलसीराम 22 वर्षीय ससुराल मुंडा सेमरा से विदा कराकर बाइक से घर लेकर आ रहा था। तभी जनकपुर मंदिर से आगे स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर पीछे बैठी सुमन सड़क पर जा गिरी, जिसके बाद वापहिए के नीचे आ गई, जिससे कुचलकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चालक वहां बाइक चला रहा तुलसीराम दूसरी ओर गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सुमन का सिर्फ 3 दिन पहले ही गौना हुआ था और वह पहली बार ससुराल से मायके लौट रही थी, तभी यह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत। 3 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, ट्रैक्टर पर सवार होकर मंदिर जा रहे थे सभी घायल लोग, जहां 3 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के भावा बाजार की घटना पूरी बताई जा रही, जहां पर मिर्जापुर में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, जिसके तहत 3 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां संदिग्ध अवस्था में मिला सड़क के किनारे मिला मजदूर का शव, मचा हड़कंप। आपको बता दें, राइस मिल में मजदूरी का काम करते समय मजदूर की बिगड़ी थी हालत। मजदूरी करते समय नाक और मुंह से मजदूर की निकल रहा था खून, और साथ ही मजदूरों के द्वारा राइस मिल से बाहर लाने पर मजदूर की हो गई थी मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर पड़े हुए शव को पहुंचाया जिला अस्पताल। जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर किसने दी थी तुमको? खबर किसने दी है? खबर यही लेबर थी, वही। किस मिल में काम करते हैं? ये राइस मिल में। किसकी है ये? राजू आत्माराम। राजू आत्माराम। आत्माराम की।
ये कब से मजदूरी करता है यहाँ? मजदूरी तो करते हैं 4-5 साल। 4-5 साल से। फिर ये सड़क पे कैसे पड़े हुए हैं? बड़े वहाँ अंदर जब तबीयत खराब हुई तो बड़े भैया आए रहे। चोट कैसे लगी इनके? चोट पता नहीं, हम सर जानते नहीं। ये मंडी के सामने सर। कहाँ का रहने वाला है? तारानगर। नहीं मंडी। क्या नाम है इसका? मॉर्निंग आगाज की इन सभी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।